क्लास 10 सीबीएसई के अंतर्गत सब्जेक्ट सोशल साइंस में सेक्शन ज्योग्राफी के बारे में इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर सेकेंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग्स के लिए फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जब फॉरेस्ट की बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा एरिया आता है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के एनिमल्स, जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं। आखिर ये जो तरह तरह के स्पेसीज है वो हमारे लिए किस तरह से रिसोर्सेस के रूप में काम आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम तरह तरह के जीव जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, आखिर एनिमल्स की ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक वर्ड आता है हमारे यहां बायोडाइवर्सिटी। ये जो पूरा ग्रुप हमने अभी आपको बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो हमारे इकोसिस्टम में जो डिफरेंशिएट करके हम जो पाते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। क्योंकि जितना अधिक बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही वो हमारे रिसोर्सेस के लिए महत्वपूर्ण होते जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? All living organisms along with humans form a complex web of ecological system which is called biodiversity। हमारे इस इकोसिस्टम में जितने ज्यादा तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे या एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, इनको जब हम एक कंबाइंड रूप में, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में जब देखते हैं तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आखिर इस बायोडाइवर्सिटी का हमारे लिए महत्व क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो मुख्य आवश्यकताएं हैं क्या है? हवा है, पानी है और भोजन है। एयर, वाटर एंड फूड। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको फॉरेस्ट या वाइल्ड रिसोर्सेज से ज्यादातर मात्रा में मिलती है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के रूप में जानी जाती है। द डाइवर्सिटी वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन existence because the plants, animals and microorganisms they create the quality of air and the soil and the water without which we cannot survive। बिना पानी के, बिना हवा के, बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। और ये मूल रूप से हमको जंगल से प्राप्त होती है, फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है। इसीलिए, और क्योंकि जंगल में ही, फॉरेस्ट में ही हमारा वाइल्ड लाइफ होता है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस के रूप में, नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि हमारे इंडिया में, हमारे अपने देश में ये जो फ्लोरा और फौना है, जो हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी क्या स्थिति है? जब हम अपने देश की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो जियोग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ बहुत ज्यादा है। जहां पे जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पे बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा से ज्यादा होगी। और बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेस बढ़ते जाएंगे।
इसलिए इस मामले में हमारा देश बहुत ही रिच है। दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल ऑफ द स्पीसीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की जितनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी टोटल 8% केवल इंडिया में। इसलिए जितने हमारे पास रिसोर्सेज जितना ज्यादा है वाइल्ड और फॉरेस्ट के, इसलिए हमें उनके कंजर्व करने की भी हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ये जो रिसोर्सेस हैं, आज क्योंकि मनुष्य लालची स्वभाव का हो गया है, वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा इंक्रोच कर रहा है। कहीं ना कहीं जितना उसको चाहिए नेचर से, उससे वो ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। इससे हमारे ये जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है आज खतरे में आ गए हैं, और इसको लेकर के पूरी दुनिया बड़ी चिंता में है। सबके लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास तरह तरह की वैरायटी ज्यादा है एनिमल्स की और प्लांट्स की, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और कहीं ज्यादा बन जाती है। इनको बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी और कहीं ज्यादा बन जाती है। अगर देखा जाए इस समय, तो हमारे देश में जो है, जो भी हमारी प्लांट्स हैं, उनमें लगभग 10% ऐसी हैं जो आज लगभग खतरे में आ चुकी हैं, और इसी तरह की 20% ऐसे मैमल्स हैं जिनका भी अस्तित्व खतरे में आ गया है, वो भी इंडेंजर्ड पोजीशन में आ गए हैं। इनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशन तय करती है, और वो इस चीज को कैटेगराइज करती है कि हमारे जो ये स्पीसीज हैं, आखिर इनको बचाने के लिए या इनका सही ढंग से यूज करने के लिए हम कैसे इनको कैटेगराइज करें, कैसे इनके बारे में सही जानकारी रखें। इसलिए IUCN ने जो भी स्पीसीज हैं उनकी 6 कैटेगरी बनाई है, 6 कैटेगरीज, जिसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से कि उस स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, उसके आधार पर उन्होंने ये कैटेगरीज बनाई है। जैसे कि नंबर 1, नॉर्मल स्पीसीज whose population level are considered to normal। ज्यादातर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि उनको नॉर्मल लेवल है, उनका पॉपुलेशन, उनके लिए कोई खतरा नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। ऐसे स्पीसीज में क्या है, ज्यादातर पालतू जीव जंतु आते हैं। कैटर्स हमारे आते हैं, कैटर्स, साल, पाइन, रोडेंट्स। कैटल हो गए पालतू, जो पशु पक्षी हमारे पास हैं, जिनको हम पालते हैं अपने यूज के लिए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। साल पेड़ होता है, इसी तरह पाइन देवदार या चीड़ का पौधा होता है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और रोडेंट्स जितने भी उतरने वाले जीव होते हैं, जैसे कि चूहा है या गिलहरी है, इस तरह के जो जीव जंतु हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इनको नॉर्मल स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, इंडेंजर्ड स्पीसीज
which are in danger for extinction, decline in their population continue. कुछ ऐसी स्पेसीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, जो आज खतरे में आ गई हैं। उनकी संख्या बराबर घटती जा रही है। ऐसे जीव जंतुओं को हमें बचाने की आवश्यकता है। इन जीव जंतुओं को, इन एनिमल्स को, इन प्लांट्स को हमने इस कैटेगरी में रखा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में रखा है। इसमें कौन आते हैं जो हमारे देश में ज्यादातर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या है? काला हिरन। काला हिरन हमारे यहाँ पहले बहुत संख्या पाया था, इस समय उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है, इसलिए इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है। क्रोकोडाइल, इसके अलावा इंडियन वाइल्ड एस, जिसको हम खुर भी कहते हैं, ये जो वाइल्ड एस है वो ज्यादातर गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी संख्या भी इस समय संकट में है, इसलिए इसको भी इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा इंडियन राइनो, गैंडा, जो कि हमारे देश में केवल असम के एरिया में पाया जाता है और कुछ संख्या में तराई के क्षेत्रों में भी उसको अब जो है रिहेबिटेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन मूल रूप से ये असम के एरिया में ही पाया जाता है। ये भी इस कैटेगरी में आता है। लायन टेल्ड मकॉक, जो ये एक लंगूर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, वो जो है इस कैटेगरी में आती है। इसके अलावा है संगाई, ब्राउन एंडर डियर इन मणिपुर। मणिपुर में एक हिरन की प्रजाति पाई जाती है जिसको संगाई हम बोलते हैं, वो भी आज जो है इंडेंजर्ड पोजीशन में आ गई है, उसको भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। नंबर 3, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज क्या है? जो कि इंडेंजर्ड तो अभी नहीं है लेकिन असुरक्षित है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगी। इसलिए हमें पहले से ही सावधानी बरतनी है कि हम इनको इंडेंजर्ड कंडीशन में न जाने दें। इनमें कौन से एनिमल्स आते हैं? ब्लू शीप, पहाड़ी क्षेत्रों में ये ब्लू शीप पाई जाती है। ये वास्तव में बकरी होती है लेकिन उसको ब्लू शीप कहते हैं। इसके अलावा एशियाटिक एलिफेंट, हमारे यहाँ हमारे देश में भारतीय एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट का है या उसको एशियाटिक एलिफेंट का है, उसकी भी पर्याप्त संख्या है, लेकिन वो भी आज असुरक्षित होते जा रहे हैं, उनको भी हमें बचाने की जरूरत है। उसके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन्स, गंगा में बहुत बड़ी मात्रा में डॉल्फिन पाई जाती है। प्रदूषण के कारण, गंदे पानी के कारण, केमिकल्स के लगातार नदियों में जाने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और उसका असर हमारे जो जलचर हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। और डॉल्फिन क्योंकि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल जीव है पानी का, उसके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, इसको भी हमें बचाने की जरूरत है। तो वल्नरेबल में वो जीव जंतु हैं जो असुरक्षित हैं और पहले से हमको सावधान रहना है। नंबर 4, रेयर स्पीशीज। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं हमारे यहाँ एनिमल्स की या प्लांट्स की, ऐसी भी जातियां हैं जो कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में वो क्या वल्नरेबल में जा सकती हैं या इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं। विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी।
जैसे कि कौन है, हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालय क्षेत्र में एक ब्राउन कलर का बियर होता है, बहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है, रेयर है, हर जगह नहीं मिलता है, उसको भी हमें बचाने की जरूरत है। उसके अलावा वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, असम के कुछ क्षेत्र में ये जो वाइल्ड बफेलो पाए जाते हैं, खास करके काजीरंगा के एरिया में ये पाए जाते हैं, इनको भी बचाने की जरूरत है। ये रेयर है, बहुत कम मात्रा में है, इनको भी हमें बचाने की जरूरत है। इसके अलावा डेजर्ट फॉक्स, रेगिस्तानी इलाकों में एक फॉक्स पाया जाता है जिसको हम डेजर्ट फॉक्स के नाम से जानते हैं। यह भी सीमित मात्रा में रेयर प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है, इसको इस कैटेगरी में रखते हैं, रेयर स्पेसीज के नाम से भी उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। उसके अलावा एक बर्ड है हॉर्नबिल, ये ज्यादातर हमारे देश के साउथ के एरिया में पाया जाता है, गर्म क्षेत्रों में ये पक्षी पाया जाता है। हॉर्नबिल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो चोंच होती है वो सींग की तरह होती है, बनी हुई होती है, कलरफुल पक्षी होता है, चोंच उसकी कलर्ड होती है और बाकी बॉडी ज्यादातर ब्लैक और व्हाइट के उसमें होता है। इसलिए ये पक्षी भी आज हमारे लिए बहुत ही रेयर है, इसको भी हमें बचाने की जरूरत है। इसके बाद नंबर 5, एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज क्या है? फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय नेचुरल बैरियर्स। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनको प्रकृति ने कुछ खास एरिया में सीमित कर दिया है, नेचर ने उसको एक खास बाउंड्री के अंदर उसको सीमित कर दिया है। अगर उनको हमने नहीं कंजर्व किया तो आगे भविष्य में वो भी इंडेंजर्ड पोजीशन में जा सकते हैं। ऐसे जो स्पेसीज हैं उनमें कौन है? अंडमान टील। हमारे देश का जो अंडमान और निकोबार का इलाका है, खास करके वहां पे जो एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं या प्लांट पाए जाते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के हैं, मुख्य जमीन से वो थोड़े से अलग से हैं, उनको भी हमें बचाने की जरूरत है। उनमें कौन सा है? अंडमान टील। ये एक तरह की बतख की जाति होती है जो केवल अंडमान के इलाके में ही पाई जाती है। इसके अलावा निकोबार पिजन। निकोबार जो हमारा आइलैंड है वहां पे एक पिजन पाया जाता है जिसको हम निकोबार पिजन के रूप में जानते हैं। वो भी एक अलग किस्म का पक्षी है, वो सब जगह नहीं पाया जाता है, केवल निकोबार में ही पाया जाता है, उसे भी बचाने की जरूरत है। इसके अलावा अंडमान वाइल्ड पिग। अंडमान निकोबार में वाइल्ड पिग भी एक पाया जाता है, वो भी केवल उसी एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। मिथुन एक ऐसा जानवर है जो कि केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, यह भी एक सीमित एरिया में है, उसको भी हमें बचाने की जरूरत है। ये हमारे 5 कैटेगरी हुए जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, कम या ज्यादा मात्रा में स्पेसीज अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पेसीज हैं जो कि पहले हमारे पास थी लेकिन आज प्रेजेंट में हमारे पास वो नहीं है। उनके बारे में हमारे पास बहुत जानकारियां नहीं है। ऐसे स्पेसीज को जो कि आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनको हम नंबर 6 कैटेगरी में रखते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कौन है हमारे देश में इस समय? एशियाटिक चीता। आज से 100-150 साल पहले हमारे देश में चीता, जो कि तेंदुआ ही ग्रुप का एक एनिमल था, लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, इसको हम इस एक्सटिंक्ट स्पेसीज कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा पिंक हेड डक।
हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पहले कभी जो है पिंक हेड डक पाई जाती थी। एक ऐसी डक थी जिसका हेड जो है वो पिंक कलर का था, लेकिन अब ये पक्षी जो है इस समय अवेलेबल नहीं है। इस तरह करके बहुत सारे जीव जो हमारे एनिमल्स या बर्ड्स हैं जिनको हम खोज पाए हैं या सर्च कर पाए हैं, उनको हमने इन 6 कैटेगरीज में उनको अलग अलग तरीके से बांटा है। और ये इसलिए बांटा है कि हम अपने नेचर को कंजर्व करने के लिए अपनी प्लानिंग को सही ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो ये आज हमने जो टॉपिक आपको पढ़ाया उसके अंतर्गत आपने लिखा। थैंक यू।